नमस्कार। बात करते हैं कंधे के दर्द की। और कंधे का दर्द इतना प्यारा होता है कि जब होना शुरू हो जाता है तो जिसको दर्द होता है, जब वो सीधा रात को लेटता है, लेटने में यही कंधा जो उसका, यानी कहते हैं ना कंधे मजबूत होने चाहिए, शब्द प्रयोग करते हैं ना, मेरे कंधे मजबूत हैं, लेकिन वही जो मजबूत कंधा जब रात को सोते हैं, सोने के बाद हल्का सा मूवमेंट भी हो गया तब ऐसा लगता है जैसा किसी ने भाला घोंप दिया हो। जो कंधे दूसरे का साथ कर देने के लिए, दूसरे का सहयोग करने के लिए सिद्ध होते हैं, जब वो दर्द करते हैं तो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे कंधे का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कंधे के दर्द की। कंधे के दर्द का लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसका निदान, न्यूरोथेरेपी का निदान क्या है, और क्या है इसकी छोटी छोटी वो रेमेडीज जिससे कंधा ठीक किया जा सके, और साथ ही कुछ बताऊंगा घरेलू उपचार। तो बात करते हैं कंधे के दर्द के सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या है कंधे का दर्द का? तो कंधा जब हमने ऐसे उठाया, थोड़ा सा उठाने पर दर्द आना शुरू हो जाए, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पर इस एरिया में दर्द आना शुरू हो जाए, बाजू में झंझनाहट शुरू हो जाए, यानी ये जो उंगलियां हैं या जो आप देख रहे हैं, ये उंगलियां, इनके अंदर नमनेश आना शुरू हो जाए, कभी दर्द रेडिएट करता है, अभी बाजू ज़्यादा खराब नहीं हुई, थोड़ी सी दर्द शुरुआत हो गई, सिम्टम्स आ गए, हल्का यहाँ दर्द हो रहा है, पीछे का जो जोड़ है कंधे का उसमें दर्द आना शुरू हो गया है, हैवीनेस शुरू हो गई है, थोड़ा सा हमने पुश किया, कोई चीज़ धक्का मारी और धक्का मारने में दर्द आ गया, कुछ खींचा, खींचने में दर्द आता है, लिखने में थक जाता है, लिखने में थक रहा है, इसका मतलब है आपको फ्रोजन शोल्डर, कंधे का दर्द आने वाला है, सावधान हो जाओ। तो यह शुरुआत करता है यहाँ से, हाथ का सुन्न हो रहा है, झंझनाहट है, दर्द है, इस प्रकार से कंधे में भारीपन है, बेचैनी है। जब यह थोड़ा सा बढ़ने लगता है तब हाथ की मूवमेंट को रोक देता है। माना इतना उठेगा, शुरुआत में ऐसे उठेगा तो इतना ही जाएगा, फिर इतना रुक जाएगा, इसके बाद ऐसे रुक जाएगा, और इधर भी ये कंधे का मतलब बाजू के साथ साथ कंधा भी उठ जाता है, ऐसे उठाना पड़ता है, ऐसे जाता है, यानी जो इसकी मूवमेंट है वो एकदम रुक जाती है। और आपको खास बात बताऊं, शरीर में ऐसा जोड़ जो सभी दिशाओं के अंदर मूवमेंट कर सकता है वह कंधे का जोड़ है। पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लंबा भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है, यानी गोल भी घूम सकता है तो आगे पीछे भी हो सकता है। यह कंधे का जोड़ सब तरफ मूवमेंट करता है, और इतना फ्लेक्सिबल, इतना हेल्पफुल, इतना पावरफुल, इतना कोऑपरेटिव। यह कंधे का दर्द अगर आ रहा है, ऐसा अगर कंधे में दर्द आ रहा है, इसका मतलब छोटी बात नहीं है। तब जाम हो गया कंधा, इसी को बोलते हैं फ्रोजन हो जाना, शोल्डर को फ्रिज यानी जाम हो जाना, जकड़ जाना, अकड़ जाना। सिम्टम्स के अंदर इसमें आता है कि शुरुआत में दर्द होना शुरू हो गया, बाद में मूवमेंट पे दर्द होना शुरू हो गया, और ऐसी स्थिति भी बनती है कि आप रात को सो रहे हैं, जैसे ही बाजू घूमा भयंकर दर्द हो गया, आपकी सारी रात की नींद हराम हो जाती है, और फिर अलग अलग तकिए, ऐसे तकिया ढूंढते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं, कभी देखते हैं यहाँ दर्द नहीं होगा, यहाँ दर्द नहीं होगा, और बहुत बेचैन कर देता है यह कंधे का दर्द। जिसको दर्द न आए वही अच्छा, और अगर दर्द आ गया है तो बहुत बेचैन हो जाता है, सूजन भी आ जाती है, कंधा पतला भी होना शुरू हो जाता है, ग्रिप कमजोर हो जाती है, पावर तो कमजोर हो ही जाएगी, वर्किंग एफिशिएंसी भी व्यक्ति की उससे डाउन हो जाती है, कार्य करने की क्षमता यह कम हो जाती है, एकाग्रता इससे भंग हो जाती है। और यह कंधे का दर्द पूरा, कभी कभी तो जब पूरे चेस्ट के एरिया में पेन आता है, और लेफ्ट शोल्डर में अगर पेन है तो है तो कंधे का दर्द, व्यक्ति को लगता है कहीं मेरा हार्ट गड़बड़ तो नहीं है। तो यह छोटे सिम्टम्स यह बताते हैं कि यह फ्रोजन शोल्डर है। आदमी जब चल रहा है तो कंधा ऊपर या नीचे ऐसा हो जाएगा। अब क्यों होता है फ्रोजन शोल्डर, इसके कारणों को जानते हैं। तो एक पहला कॉमन कारण है
चोट लगना। ज़्यादातर युवा जिम जा रहे हैं, गलत एक्सरसाइज कर ली, उसके कारण से अंदर जो इसके टेंडेंस है, जो उसके छोटे छोटे टिश्यू हैं, उनमें इंजरी हो जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं इसके कारण क्या हैं। तो कारणों में समझे पहले कि शोल्डर कैसे है। ये शोल्डर है, बोन का इस प्रकार का क्रम है, एक सॉकेट है, एक जॉइंट है इस प्रकार का, सॉकेट जॉइंट की तरह से, जो हर प्रकार की मूवमेंट ऐसे ऐसे सब प्रकार से कर सकता है। यह बोन के आसपास मसल्स हैं, टेंडेंस हैं, टिश्यू हैं, और उनके बीच में है साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड एक दूसरे जोड़ से घिसने से बचाता है। जब यह इंजरी हो जाती है, और खासकर इंजरी कहाँ होती है, ये जो हमारा रोटेटर कफ है, रोटेट करने वाला जो कफ है, यानी वो वाली मसल्स जो रोटेट करने में रोल प्ले करती है, उसमें जब इंजरी हो जाती है तब शोल्डर धीरे धीरे फ्रोजन होना शुरू हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तब भी कंधे का दर्द आने लगता है। तो यहाँ की मसल्स में कोई अकड़न आ गई इंजरी के कारण से, चोट लगने के कारण से। ऐसा बहुत सारे युवा आते हैं जो जिम में जा रहे थे और उन्होंने ऐसे कुछ भी वेट लिफ्टिंग की और अचानक दर्द आ गया, बॉडी गर्म थी नहीं, तुरंत कर लिया। कोई झटका लग गया, उसके कारण भी दर्द आ जाता है। कोई चीज़ खींची थी या धक्का मारी थी, उसके कारण भी दर्द आ जाता है। ज़्यादा ओवर एक्जर्शन के कारण भी अंदर लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, साइनोवियल फ्लूइड में गड़बड़ी आ जाती है। तो ये तो हो गए इंजरी के कारण से होने वाली थी चीज़ें। दूसरा बड़ा कारण है किन्हीं भी रोग के कारण से होने वाली चीज़ें। तो रोग कौन से? डीजेनरेशन। शरीर में जब शुरू हो जाता है तब भी कंधे का दर्द बन जाता है। कोई हल्की कहीं गांठ आ गई है, उसके कारण भी दर्द हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो तो भी कंधे का दर्द आ जाता है, यानी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। गैस बनती है, गैस फॉर्मेशन भी कंधे के दर्द का कारण बनती है। और बहुत बड़ी तादाद में जिनको देखा है मैंने कंधे के दर्द के रोगियों में, उनमें से डायबिटीज जिनको हो जाती है, ऐसे बहुत सारे रोगियों को कंधे का दर्द आता है, फ्रोजन शोल्डर आता है। और साथ ही साथ एक और खराब होता है, जिसको डायबिटीज है, उसका फ्रोजन शोल्डर ठीक भी सबसे ज़्यादा तंग करता है, बहुत देर में ठीक होता है डायबिटीज। और एक दर्द आ गया तो दूसरे में भी दर्द आता है। इसीलिए किसी डिजीज के कारण भी कंधे का दर्द आता है, फ्रोजन शोल्डर होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से होता है, अर्थराइटिस जो गाउट है उसके कारण भी कंधे का दर्द आता है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण से कंधे का दर्द आता है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से कंधे का दर्द आ सकता है। यानी ये बीमारियां हैं जिनके कारण से कंधे का दर्द आता है। और आता है गलत पोस्चर से। अगर आपकी आदत सिर के नीचे हाथ लगा के सोने की है, तब आपको कंधे का दर्द यानी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपका पोस्चर, आप जहां लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, टेबल और आपकी चेयर का अगर अंतर ठीक नहीं है तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना है। आप भी ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपकी आदत ठीक नहीं है, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप कंधे उठा लेते हैं, तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? जब ऐसे कंधे उठाएंगे तो कंधा जब उठाएंगे तो गर्दन पर इफेक्ट जाएगा, सर्वाइकल डिस्टर्बेंस में होगी, सर्वाइकल में डिस्टर्बेंस होगी तो सर्वाइकल नर्व इस एरिया को भी कंट्रोल करती हैं, तो कंधे के दर्द को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप देखिए बार बार कहीं आपके कंधे ऊपर तो नहीं जा रहे, ढीला छोड़ दीजिए, अगर ऐसे हैं तो ठीक है। और आता है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। लथार्जिक जीवन, आलसी जीवन भी कंधे का दर्द का कारण बनता है। हाँ, यहाँ एक बात शेयर करना आपको मैं अवश्य समझता हूँ कि पुरुषों और महिलाओं में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में फ्रोजन शोल्डर अधिक होता है। 70% का रेशो है महिलाओं के अंदर। हार्मोनल चेंजेस से लेकर के प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों महिलाओं के अंदर ज़्यादा आता है? क्योंकि उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी सबसे अधिक आती है। अर्थराइटिस का कारण भी महिलाओं में सबसे अधिक बनता है। क्यों? जब डिलीवरी हो रही होती है, डिलीवरी के समय पर उनको ठंडी चीज़ों का सेवन करना,
ठंडे वातावरण का सेवन करना, मतलब ठंडे वातावरण में रहना, पंखे में रह जाना, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसके कारण से प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी में पहले 10 दिन के अंदर असावधानी कंधे के दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और क्यों? क्योंकि उसी से आर्थराइटिस पैदा होता है, और मंथली साइकिल आने से, हार्मोनल चेंज होने से ऑटोमेटिकली कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो महिला में हो ही जाती है। डीजनरेशन भी इसीलिए अधिक होता है और फ्रोजन शोल्डर का कारण बन जाता है। तो अनेक सारे छोटे 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 कारण फ्रोजन शोल्डर के बनते हैं, लेकिन मेन है जो हमारा रोटेटर कफ है, यह इन्वॉल्व होता है। ये जो सॉकेट जॉइंट है, जो ये इन्वॉल्व होता है, साइनोवियल फ्लूइड वो उसमें इन्वॉल्व होता है, टेंडनाइटिस उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ये कंधे का दर्द आ जाता है। तो हमने बात की कंधे के दर्द के कारण क्या हैं। अब कंधे का दर्द आ गया तो ट्रीटमेंट क्या हो? तो ट्रीटमेंट से पहले कुछ छोटी एक्सरसाइज जान लेते हैं और थोड़ी सावधानी जान लेते हैं, इसके बाद में न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट पर आएंगे। तो कंधे का दर्द आ गया है, जाम हो गया है, तो क्या करें, क्या रखें सावधानी? तो शोल्डर पेन वाले को खट्टी और बादी की चीजें नहीं खानी चाहिए। वायु का प्रकोप बढ़ेगा, दर्द आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो खाने पीने की रखें सावधानी। कड़ी, राजमा, चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, बैगन, कटहल, इनका परहेज करें। खट्टी चीज़ों का परहेज करें। अल्कोहल का प्रयोग बंद करें। डायबिटीज अगर आ गई है तो डायबिटीज आपके कंट्रोल में आए, इस पर काम करें। और तनाव के कारण भी कंधे का दर्द आता है तो तनाव भी कम करने का प्रयत्न करें। रूटीन एक्सरसाइज रखें। मूवमेंट कंधे की आपकी रोज रूटीन में होनी चाहिए। और जो भी रूट कॉज हैं, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपकी कोई डिजीज़ है, चाहे आपका कोई पोस्चर है, वो जो रूट कॉज हैं उनको सुधारें। जब उनको सुधारेंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अब आ गया है तो कुछ कंधे की एक्सरसाइजेज जरूर करनी है। जैसे ये दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर उठाया, फिर नीचे लेके जाएं, फिर से उठाएं और फिर लेके जाएं। और इसी प्रकार से ये जो कंधा है इसको गोल घुमाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे उंगलियों को ऊपर लेकर जाएं। कोई भी वजन अपने हाथ में लेकर ऐसे इस बाजू को आगे पीछे लेकर जाएं। और अगर आपको रूटीन में योगासन करने की आदत है तो फिर आपके कंधे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो छोटी छोटी करें एक्सरसाइजेस, खाने पीने का रखें ध्यान। और आ गया है तो परहेज का पूरा ध्यान रखें, पथ्य और परहेज को। समय पर भोजन करें तो आपका कंधा दर्द आप रिलीफ पा सकते हैं। अब बात करते हैं कंधे दर्द के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की। क्या वो इफेक्टिव यूनिक ट्रीटमेंट है जो मैंने खासकर आपको सिखाऊंगा, जो आपको मैंने जो दिखाए हैं। कितने सारे लोग सारी दुनिया के अंदर मेरे द्वारा सिखाई हुई टेक्निक के कारण ही मेरे पास आते हैं और उन्होंने देखा है ऑन द स्पॉट कंधे का दर्द कैसे ठीक किया जाता है। ये टेक्निक्स मैंने जो दिखाई हैं यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों ने उनको देखने के बाद ही खुद अपने परिवार को ठीक कर दिया। और एक तो दक्षिण भारत से एक अधिकारी आए और वो आकर उनकी पत्नी को साथ लेकर आए, और पत्नी ने वो यूट्यूब चैनल में देखकर ही पति को जब दिखाया तो पति ने उनको ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और उनका कंधा ठीक हो गया। 70% घर में ही ठीक हो गया। तो पत्नी उनको बोली, हे देवता, सारा यहीं ठीक कर लोगे या आचार्य जी के पास भी लेके चलोगे? तो वो मेरे को उन्होंने ये सुनाया, मैंने इनको ये बोला कि सारा इधर ही ठीक कर लोगे या उधर भी लेके चलना है। मतलब ऐसी यूनिक टेक्निक्स न्यूरोथेरेपी के पास हैं जिससे कंधे का दर्द जड़ से खत्म होता है, परमानेंट खत्म होता है, तुरंत खत्म होता है। तो आइए वो मैं सिखाता हूं आपको न्यूरोथेरेपी की यूनिक टेक्निक, यूनिक ट्रीटमेंट। तो क्या है ट्रीटमेंट, आओ मैं दिखाता हूं। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है
रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी। और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS 1 4 टाइम दिया, 4 CNS 1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS 1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS 1। पॉइंट का नाम है LUCW। LUCW कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। रोगी के सामने खड़े होना है, दोनों पैर खोलिए और बाएं हाथ से गर्दन को सपोर्ट में लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को बनाकर नेक का ये पूरा पार्ट यहां से क्लॉकवाइज करते हुए जाना है, पूरा शोल्डर तक, और यहां से भी आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे ये जो खोपड़ी है वहां से शुरू करना है, जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज कंप्लीट करते जाएंगे आगे की तरफ घूमते जाएंगे। ये भी यहां से धीरे 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 पूरा जहां हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं वहां तक जाना। जब हम स्पाइन के मध्य में आते हैं तब तक लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, स्पाइन के मध्य से हमारी डायरेक्शन अब राइट साइड में चेंज हो जाएगी। ये भी धीरे धीरे, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। आगे का हमारा हाथ भी बदलता जाएगा, दिशाएं, उसका स्थान भी बदलता जाएगा, और हम धीरे धीरे, और ये हमने पूरा यहाँ कान के पास से पूरा 1-1 मिलीमीटर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से पूरा आगे गए। ठीक इसी प्रकार से फिर से रिपीट करना है, वापसी डायरेक्शन में आना है, वापस आना है, वही काम को करते हुए, कोई भी स्थान बचे नहीं, गर्दन से लेकर शोल्डर ब्लेड के एंड तक। अब राइट साइड की डायरेक्शन में पूरा इस तरह से, और शोल्डर पर लेकर पूरा ये हमने इस तरह से हमने LUCW पॉइंट कंप्लीट किया। ध्यान यही रखना है कि कोई भी एरिया खाली रहे नहीं, जहां खोपड़ी की शुरुआत है वहां से शुरू होना चाहिए, और पूरे शोल्डर ब्लेड जहां हमारे खत्म होते हैं वहां तक हमारा जाना चाहिए। नाखून नहीं होने चाहिए,
प्रेशर पर्याप्त चाहिए लेकिन घायल करने वाला प्रेशर नहीं चाहिए। LUCW। पॉइंट का नाम है SHPUL। SHPUL कैसे देते हैं? रोगी को चेयर पर बिठाकर कमर गर्दन सीधी, शोल्डर पर अपनी दोनों तरफ उंगलियां ऐसे रखना, हथेली सहित। अभी शोल्डर्स को पुल करना है, इसीलिए कैसे करना है? तो हल्का अपने को झुकना है, सांस भरनी है, रोगी को सांस भरो छोड़ो। अभी ध्यान करने की बात यह है कि जब हमने शोल्डर्स को पुल किया तब यहां के मसल्स ऊपर खींचने चाहिए, लेकिन आगे की उंगलियां दबाव न डालें। देखिए फिर से कैसे, ये सांस भरी और छोड़ दी। फिर से देखिए, सांस भरी और छोड़ दी। फिर से सांस भरी और छोड़ दी। ध्यान करने की बात है इसमें कि जब हम आगे से पकड़ते हैं तो ये उंगली ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी इन उंगलियों का प्रेशर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। ग्रिप हमारी इस प्रकार से हो, ऐसे न होकर ऐसे ग्रिप होगी, तब रोगी को दर्द नहीं आएगा। ये 1:1 के रेशियो में दिया जाता है। अगर 3 SHPUL अगर लिखा है तो 3 बार इसको ऐसे देना है। ये था पॉइंट SHPUL। पॉइंट का नाम है FZCW। कैसे देना है? तो रोगी को चेयर पर बिठाना और जिस शोल्डर में तकलीफ है उस शोल्डर को क्लॉकवाइज करने के लिए उस आर्म को सिर पर रखना, इस तरह से रखना, जितना संभव हो उतना रखना, और अपने हाथ को इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए पीछे से लेकर आगे तक पूरा पार्ट क्लॉकवाइज करना। कैसे करना? तो ध्यान करेंगे, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है यहां से शुरू करना है, ये क्लॉकवाइज करते हुए पूरा, कोई भी एक जगह खाली बचनी नहीं चाहिए, कोई भी एक जगह खाली बचनी नहीं चाहिए। और यहां बाजू के नीचे से आगे, यहां भी बाजू के नीचे से आगे, और इधर भी पूरा शोल्डर के साथ ऐसे लेते हुए आगे भी शोल्डर को यहां तक लेना। और वापस में भी उसी प्रकार से क्लॉकवाइज करते हुए आना, ये क्लॉकवाइज करते हुए आना, पूरा आगे और पीछे क्लॉकवाइज करना। इस पॉइंट का नाम है FZCW। ध्यान रखने की बात एक है कि जब भी हमको किसी फीमेल को ट्रीटमेंट ये देना है तब उसको पहले से बात करना कि मेरा हाथ यहां से लेकर यहां तक जाएगा। इससे उनको पहले से जानकारी रहेगी तो वो किसी प्रकार की असुविधा प्रकट नहीं करेगी और ट्रीटमेंट भी आप प्रॉपर ठीक से दे सकेंगे। तो ये था FZCW ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने
अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए। ध्यान रखना, बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना। दोनों हाथ एक दूसरे ऊपर स्पर्श करेंगे। यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड में हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लेटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीले, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद
कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना? टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहां खींचें तो कपड़ा नीचे निकल कर नहीं आना चाहिए। यह ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना। यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है, SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है, तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा? हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3
4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार, और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। तो ये था कंधे दर्द का यानी फ्रोजन शोल्डर का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब कंधा क्यों ठीक हो गया, आप इसका लॉजिक भी जानना चाहेंगे। क्या न्यूरोथेरेपी ने किया, किस पॉइंट का क्या प्रभाव था, इसका लॉजिक भी जानना चाहेंगे। तो लॉजिक मैं आपको अगले लेवल में बताऊंगा आपको लॉजिक क्यों कंधा ठीक हो गया। इस बार के लेवल में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।